हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। देखिए, आज है आपका 26 मई और आज एक पेपर आपका कंडक्ट हुआ है बीएसएससी आपके कार्यालय परिचारी का। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस का प्रीलिम्स और जो आपका मेंस का पेपर है, इन दोनों का सिलेबस कॉमन है। दोनों में क्वेश्चंस का वेटेज आपका सेम है। मतलब जो प्रीलिम्स का सिलेबस है यही आपके मेंस के लिए सिलेबस आपका बन जाता है। मतलब ओवरऑल आपके टोटल आपका कॉमन है। मतलब जो प्रीलिम्स हुआ वही आपका मेंस हुआ, आप इतना समझिए। तो अभी क्या है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2000 आपके 22 में एक वैकेंसी आपका आया था, जो आपके कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस का एक वैकेंसी आया था, जिसका आपका प्रीलिम्स मई 2025 में आपका कंडक्ट, सॉरी माफ करिएगा, मई 2024 में इसका प्रीलिम्स आपका कंडक्ट हो गया था। इसका मेंस आपका बचा हुआ था। तो मेंस का जो पेपर है ये आपका आज कंडक्ट हुआ है, यानी 26 मई को। तो 26 मई को जितने भी हमारे पास सवाल आया है ऑथेंटिक और ओरिजिनल आपका क्वेश्चन, इन सभी को हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कभी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2025 का एक कार्यालय परिचारी का जो आप आवेदन किए हैं 2025 नवंबर तक, जिसका फॉर्म का डेट रखा गया था, जिसमें कि लगभग आपके 5000 प्लस आपका पोस्ट है। इसका पेपर होगा आपके जुलाई में, जिसका कैलेंडर आपका रिलीज हो गया है। तो अभी मैं इस उद्देश्य से ये क्वेश्चन मैं आपको एनालिसिस करा रहा हूँ, ताकि एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ जाए कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस का आपका पेपर क्या रहता है और किस लेवल से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं ऑथेंटिक क्वेश्चन और जितना भी मेरे से कलेक्शन हो पाया है, जो हमारे साथ स्टूडेंट शेयर किए हैं, और तमाम मैं कॉल एसएमएस करके जैसा कि क्वेश्चंस का कलेक्शन कर पाया हूं, बस उतना ही क्वेश्चन कवर कराएंगे। और इससे रिलेटेड आप लोग अंदाजा लगा लेना कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आपके आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बारे में आगे हम बात भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए थे। तो आज है आपका 26 मई, जो कि आज ही का पेपर आपका ओरिजिनल क्वेश्चन में ऑथेंटिक आंसर के साथ आपको रिवील कराऊंगा। और मैं पुनः बता दूं कि मैं ये आपको कभी नहीं कहता है कि सभी क्वेश्चन आपका पेपर में इजी ही आपके आए होंगे। स्टूडेंट का एक नेचर होता है कि जब आप कोई भी पेपर अगर दीजिएगा और बाहर निकलिएगा तो जो इजी क्वेश्चन रहता है वो आपको याद रह जाता है, और वो आप क्या करते हैं किसी दूसरे के साथ आप शेयर करते हैं, जैसे हमारे साथ किए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जो हार्ड रहा होगा, स्टूडेंट को याद नहीं रहा होगा, तो वो क्वेश्चन हो सकता है कि मैं आपको ना बता सकूं, लेकिन लगभग आपको 70 to 80% क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और आगे हम आपको बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आपका रहा होगा इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है ना। तो देखिए आज हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या आया था, जरा यहाँ पर गौर करिएगा। A to Z ऑथेंटिक आंसर के साथ मैं आपको टोटल चीजें अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए आपका पहला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। दोस्तों मैं पुनः बता दूं कि कार्यालय परिचारी हो या बिहार का कोई भी पेपर हो, आप याद रखिएगा बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स में आपका मतलब कनेक्ट करके आपका पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस यानी इंटरनेशनल बैंक डे के रूप में जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका 4 दिसंबर को आपका मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ मैंने फैक्ट रखे हैं जो आपको याद रखना है। जैसे आपका विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है, 1944 में, जो आपका पूछा जाता है। इसके अलावा आरबीआई की दोस्तों अगर बात करेंगे ना, तो ये अपने भारत का बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, और इसकी स्थापना हुई है अप्रैल 1935 में। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये आपका हुआ है 1949 में, जो आपको याद रखना है। अगला देखिए एसबीआई की स्थापना कब हुई है, 1955 में। पिछले दिनों मैंने कवर भी कराए थे। एसबीआई का पहला नाम आपका था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसका स्थापना हुआ था 1921 में। और पुनः क्या है कि इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है 1955 में, और इसका नाम जो है एसबीआई कर दिया गया है। तो आपको अगर ये कहा जाता है एसबीआई का पुराना नाम क्या है, तो हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और अगर ये कहा जाता है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई है, तो ये हो जाएगा 1955 में, जो कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही परिवर्तित करके आपका एसबीआई आपका कर दिया गया है। और एसबीआई याद रखिएगा सबसे अधिक शाखा वाला बैंक है। और एसबीआई दोस्तों भारत का पहला बैंक है जिन्होंने विदेशों में यानी इजराइल में अपना शाखा भी खोला। उसके बाद अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक शाखा वाला बैंक आपका ये हो जाएगा, एसबीआई हो जाएगा। उसके बाद भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो याद रखिएगा तब आपका हो जाएगा कि बैंक ऑफ आपका हिंदुस्तान है, जो अभी आपका खत्म हो गया। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये आपका 1770 में हुआ था, जो भारत का सबसे पुराना आप यहाँ पर बैंक आप कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा था, तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ आपको पॉइंट यहाँ पर कवर करा दिया। हालांकि और डीप में जो है क्वेश्चन लेकर के जा सकते थे पॉइंट को रिलेट करते हुए, लेकिन क्वेश्चन एनालिसिस करा रहा हूँ मैं आपको, तो ज़्यादा आपको जो है वो चीज़ें आपको नहीं करना है। बिल्कुल आपको यहाँ पर केवल क्वेश्चन आपको देखना है। साथियों अगला सवाल आपका पूछा गया था, जरा गौर करिएगा। अगला सवाल देखिए आपका भेजा गया है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा
चीन से लगती है, तो ये आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए यूनियन टेरिटरी में एकमात्र जो है भारत के अंतर्गत एक राज्य आपका लद्दाख, और जो कि दोस्तों आपका चीन के साथ सीमा को साझा करती है। अब आप कहेंगे सर इतना लेट से आप क्वेश्चन लेकर के आए, इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है आपका करना उतना भी पॉसिबल नहीं है। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन को कलेक्ट किया जाए तो उतना भी आपका पॉसिबल आपका नहीं है। तो इस कारण से थोड़ा सा लेट मैं लेकर के आया हूँ, ताकि आप सभी लोगों को ऑथेंटिक चीज़ें मैं दिखा सकूँ। तो यहाँ पर आपका देखिए लद्दाख आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पेपर चूंकि हुआ नहीं, तो आपका वन डे पेपर में आपको कितना ज़्यादा कलेक्शन मिलेगा, ज़्यादा इसमें फॉर्म भी नहीं भरा गया था, जिससे कि आप किसी से भी आप जो है पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपका लद्दाख हो जाएगा। और याद रखिएगा सबसे अगर कम वर्षा की बात करेंगे ये कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा इससे रिलेटेड आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेह, या फिर आपको दिया रहेगा ऑप्शन में आपको लेह दिया रहेगा या फिर आपको लद्दाख दिया रहेगा, जहाँ पर सबसे कम आपका बारिश होता है। ठीक है ना। अगला सवाल आपका देखिए मित्रों क्या आपका यहाँ पर पूछा गया था। अगला सवाल पूछा था कि कौन सी भाषा त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। मतलब त्रिपुरा की जो ऑफिशियल आपका लैंग्वेज है ना, ऑफिशियल भाषा, ये आपका क्या है, तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बंगाली। और साथियों मैं बता दूं कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है ये आपका हिंदी है, और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली अगर यहाँ पर भाषा की बात करेंगे ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बंगाली। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि सबसे अधिक बोले जाने वाली अगर भाषा की अगर आपसे बात कर लेता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका हिंदी हो जाएगा, और सबसे अगर दूसरे नंबर पर बात करेंगे अधिक बोली जाने वाली, तो आपका बंगाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा था, जरा गौर करिए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था कि बॉर्डर कहा जा रहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन दो देश के बीच आपका खेला गया था। एक कैंडिडेट तो मुझसे बताएं कि लगभग 3 क्वेश्चन तक करंट का क्वेश्चन आपका था, 2-3 क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। हालांकि देखते हैं जो जो भी बताया गया है, टाइप कर लिया है मैंने। अगला देखिए पूछा था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन दो देश के बीच आपका खेली जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक आपका ट्रॉफी है जिसको हम लोग कहते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपका खेली जाती है ना। तो आप याद रखिएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। अगला सवाल आपको देखिए पूछा गया है कि 2026 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका लेटेस्ट आपका करंट अफेयर है, यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आना है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा आपका डेनियल आपका देवेद आपका हो जाएगा, जिन्होंने 2026 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल का खिताब अभी आपका जीता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, 2026 का लेटेस्ट है, तो आपके पेपर में भी आने की संभावनाएं रहेगा। अगला सवाल आपका पूछा है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, क्या आप लगा दीजिएगा इसका आंसर, क्योंकि मैंने असाइनमेंट में आपको कवर करा रखे हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका राज्य की विधानसभा। और याद रखिएगा राज्य के अगर विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा की जो चर्चा है ये आपका आर्टिकल 170 में किया गया है, और विधानमंडल के गठन का जो आपका प्रावधान है ये आपके अनुच्छेद 168 में आपको किया गया है, जो यहाँ पर आपको दिखेगा। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यह आर्टिकल आपका 168 हो जाएगा, जहाँ पर गठन को लेकर के आपका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है, जरा गौर करिएगा। और साथियों मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए छात्र हैं ना, तो कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस जो आपका 5000 प्लस पोस्ट हो गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2025 में जो फॉर्म भरे हैं, अगर आप नए छात्र हैं, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लीजिएगा, और आप हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें कि ऑफिस अटेंडेंस की पूरी तैयारी कराई जा रही है। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल को आप विजिट करेंगे, आपको डेमो का क्लास आपको टोटल आपको दिख जाएगा। सेट प्रैक्टिस सेट जितना भी बुक्स लॉन्च किया गया A to Z चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो करेंटली आज आपका पेपर कंडक्ट हुआ है इस बेसिस पर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ निसंदेह बने रहेंगे। और यहाँ पर आपका 70 to 80% आपका इंप्रूवमेंट की फुल गारंटी है, जिसमें कि पटना में चल रहे ऑल सेंटर का आपको A to Z कलेक्शन बेस्ट फैकल्टी का प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए सीधा आप इस नंबर पर कॉल कर लेंगे या बीएसएससी लिख करके आप मैसेज डाल देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एग्जाम तक वैलिडिटी के साथ टेस्ट सीरीज भी उसी में आपका शामिल रहेगा। 149 में एग्जाम तक आपको वैलिडिटी के साथ A to Z आपको तैयारी कराई जा रही है। अगला सवाल आपका देखिए नेक्स्ट हमारा कहता है कि पृथ्वी के सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को किस नाम से जाना जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये आपका अगर क्वेश्चन है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्मा। और जब मैग्मा दोस्तों आपका पृथ्वी के सतह पर अगर आ करके ये आपका ठंडा हो जाता है तो इसी को दोस्तों आपका क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसी को आपका कहा जाता है आपका लावा, है ना। तो यहाँ पर आपका मैग्मा आपका राइट आंसर हो जाता। अगला सवाल आपको देखिए नेक्स्ट हमारा क्या पूछा गया है, तो कहता है कि समाप्त हो चुके या नष्ट हो चुके
क्षेत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने की प्रथा क्या है। ये क्वेश्चन आपका देखिए व्हाट्सएप पर हमें शेयर किया गया है। ये क्वेश्चन आपका कि समाप्त हो चुके या नष्ट हो चुके क्षेत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ उगाने की प्रथा क्या कहलाता है। तो ये आपका देखिए स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे पीडीएफ का सेंड किया गया है डायरेक्ट आपका, जो मैंने थंबनेल पर भी यूज किया है। तो उससे मैंने ये क्वेश्चन को टाइप किया है, जो ओरिजिनल आपका है, क्योंकि ज़्यादा फुल पीडीएफ अगर मिल जाता तो काम ही हो जाता, डायरेक्ट पीडीएफ से एनालिसिस में करा देता आपको, लेकिन फुल मिल नहीं पाया, जिसके कारण से मैंने टाइप कर दिया है। तो ये आपका हो जाएगा, ये कहलाता है आपका वनीकरण। यहाँ पर आपका टाइपिंग एरर है, तो याद रखिएगा ये आपका कहलाता है पुनर्वनीकरण कहलाता है। अगर वन नष्ट हो गया है और उनको पुनः अगर स्थापित किया जाए तो उसे आपका कहा जाता है पुनर्वनीकरण। तो ये चीजें भी यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवध महोत्सव मनाया जाता है। ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डीप भी क्वेश्चन आपका रहा है। अब सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवध महोत्सव मनाया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। लगभग 5-10% क्वेश्चन आपका मॉडरेट आपका हाई लेवल का आपका रहा होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। अगला सवाल देखिए आपका क्या पूछा है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा राष्ट्रों के लिए क्या भूमिका निभाती है, जरा बताइएगा। कहता है कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा राष्ट्रों के लिए क्या भूमिका निभाती है, ये सवाल आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक मार्गदर्शन। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन आपने कवर नहीं किया होगा तो घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एकदम आपका ओरिजिनल है जो आज आपका पूछा गया है। तो चूंकि आपको असाइनमेंट इन सभी का भी कवर नहीं कराया गया है, कुछ टॉपिक चैप्टर आपका बचा हुआ है, तो मैं लगातार जो है इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ जो आपको आगे कवर कराएंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पर ना समझ में आए, जो कार्यालय परिचारी 2025 एडवर्टाइजमेंट नंबर की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। अगला सवाल पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या पूछा गया था। अगला है कि गांधी जी के शिक्षाओं के अहिंसक प्रतिरोध पर प्रभाव को दर्शाने वाला उपन्यास दिया गया आपका कांतपुरा किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राव। पूरा एक बार आप इसको रिपीट कर लीजिएगा। देखिए कहता है कि गांधी जी के शिक्षाओं के अहिंसक प्रतिरोध पर प्रभाव को दर्शाने वाला उपन्यास कांतपुरा किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा राजा राव के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल आपका देखिए क्या पूछा गया है कि शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता किस प्रकार का है। दोस्तों आपको याद होगा भारतीय संविधान के अगर आपने आर्टिकल 19 को अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो निश्चित तौर पर आपको ये चीजें आपको यहाँ पर याद होगा कि आपको सभा जो है करने का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 देता है, जिसमें कि आप शांतिपूर्वक किसी भी तरह के हथियार का यूज ना करके आप सभा बनाने के लिए बिल्कुल आप जो है आप क्या है आप हकदार हैं। यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल आपके 19 में टोटल आपको 6 प्रकार का मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। ज्यादा डीप में चलेंगे तो फिर ज्यादा समय लग जाएगा। यहाँ पर देखिए तो आपका नागरिक और जो है आपका राजनीतिक आपका अधिकार है, यानी भारत का कोई अगर नागरिक है तो सभा बना सकता है, और आपके राजनीतिक आपका क्या है आपका यहाँ पर अधिकार है। हालांकि यहाँ पर राजनीतिक अधिकार नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका टाइपिंग थोड़ा सा एरर हो गया है। याद रखिएगा ये राजनीतिक अधिकार नहीं है, नागरिक अधिकार हो सकता है, और यहाँ पर आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो सकता है। ये आपका पॉलिटिकल राइट्स आपका नहीं है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आप काट लीजिएगा। पॉलिटिकल राइट्स ये वाला केवल काट लीजिएगा, ये आपका नहीं होगा। अगला सवाल आपका देखिए नेक्स्ट आपका आ चुका है। सवाल आपका पूछा था कि कुवैत की आधिकारिक मुद्रा क्या है। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको मुद्रा आउट ऑफ कंट्री से कुछ क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो आपके मुद्रा से रिलेटेड आपका हो सकता है, या फिर आपका सीमा रेखा से रिलेटेड हो सकता है, या तो आपको करंट अफेयर्स में ही आपका पूछ सकता है। तो सवाल कहता है कि कुवैत की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो ये आपका हो जाएगा कुवैती दिनार। अगला सवाल देखिए आपका क्या पूछा है कि विद्युत तार को वेल्डिंग करने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए उन कैंडिडेट का कहना है कि यहाँ पर सोल्डर दिया गया था कि सोल्डर मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये तो आपका आंसर हो जाएगा जैसा आप मुझे बताए हैं कि सोल्डर मिश्र धातु का। लेकिन ये भी याद रखिएगा हो सकता है अगर ऑप्शन में ये भी हो सकता है अगर रहता कि आपका यहाँ पर सोल्डर किसका किसका मिश्रण होता है, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा टीन का, और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका किसका, तो ये आपका हो जाएगा पीबी, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा शीशा का। तो फिलहाल आपका सोल्डर अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका एक्यूरेट आंसर होगा। अगला सवाल हमारा देखिए क्या पूछा गया है, तो करंट अफेयर्स का कहना है कि 2-3 क्वेश्चन आया था, लगभग 2-3 क्वेश्चन तो आपने कवर कर ही लिया है। तो करंट अफेयर्स का इस तरह का क्वेश्चन है, मतलब जितना आया है और जितना मैंने कलेक्ट कर पाया है सभी को मैंने टाइप कर दिया है। तो ध्यान से देखिए, अगला कहता है कि संविधान सभा के समकक्ष सबसे पहले कहा जा रहा है कि किया गया प्रस्ताव क्या था। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव कौन सा था, तो इसको हम लोग कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। और याद रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव यानी उद्देश्य यानी प्रस्ताव को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया गया है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर 23 दिसंबर
1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को आपका पेश किया गया। अब देखिए याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव को ही आपका प्रस्तावना कहा जाता है, जिसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में आपका जाना जाता है। प्रस्तावना के बारे में जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। तो इससे आप क्वेश्चंस का लेवल देख रहे हैं ना, किस तरह का आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला सवाल आपका आया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका क्या है। दोस्तों आपको याद होगा, मैंने आपको कहा है कि क्लास 10th का आधारित जितने भी पेपर आपका हुआ है, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, मद निषेध हो, इन सभी के प्रीवियस ईयर को आपको कवर करना है। और मैंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मैंने कक्षपाल के पेपर में आपको कवर कराए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर है, आप पलटाएंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को आपका लागू किया गया था। अगला देखिए सवाल था, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था। तो देखिए लता मंगेशकर को भारत रत्न आपका कब मिला है, तो फिलहाल अभी वर्तमान में भी इनको मिला है, लेकिन ऑप्शन में उनका कहना है कि 2001 के अकॉर्डिंग था। तो 2001 में भी इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अगर बात करेंगे भारत रत्न का, तो कल ही मैंने बताया है 1954 से भारत रत्न आपका दिया जाता है, जो असाधारण कार्य के लिए किसी भी क्षेत्र में आपको प्रदान किया जा सकता है। और ये भारत का जो है ना, ये आपका सबसे आपके जो है ना, आपके मतलब कह सकते हैं कि गौरव वाला, यानी आप ये कह सकते हैं कि सबसे जो है ना, ये ऊंचा सम्मान आपका माना जाता है भारत रत्न को। अगला सवाल आपका नेक्स्ट हमारा कहता है कि हाइड्रोजन से संबंधित जो है प्रश्न आपका था। तो हाइड्रोजन से क्या क्या पूछ सकता है। तो हाइड्रोजन को अभारक तत्व की संज्ञा दिया गया है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और आपका टाइटेरियम होता है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब जब तक आप खुल के बताएंगे नहीं तो तब तक फिर दिक्कत है। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आया था, बाकी जो भी आ सकता है ये यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ इसको, हालांकि इससे रिलेटेड कुछ मैंने पॉइंट आपको यहाँ पर आपको बता दिए। अगला देखिए आपको सवाल पूछा था कि हॉर्नबिल महोत्सव। तो हॉर्नबिल महोत्सव दोस्तों याद रखिएगा, ये नागालैंड में आपका मनाया जाता है, जो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने कवर करा रखे हैं। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर, तो ये आपके नागालैंड में मनाए जाते हैं। और मैंने बताया है कि नागालैंड का जो ऑफिशियल आपका भाषा है ना, ये आपका इंग्लिश है। जरा गौर फरमाइएगा, नागालैंड की जो ऑफिशियल भाषा है ये आपका इंग्लिश है। और 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नागालैंड दोस्तों एक ऐसा जो है आपका राज्य है जहाँ की जनसंख्या आपका क्या है, तो आपका ऋणात्मक आपका रिकॉर्ड आपका किया गया है। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जरा आंसर करेंगे। अगला सवाल कहता है कि लाभ एवं हानि संबंधित प्रश्न एक पूछा गया है। तो लाभ हानि जो भी आया है क्वेश्चन मिल नहीं पाया है, जिसके कारण से ये छोड़ दिया है मैंने। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न आपके आए थे। और मध्य अनुपाती आपका आया था। मध्य अनुपाती याद है ना, आपका एक्स स्क्वायर अपॉन, यानी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका बी स्क्वायर अपॉन आपका ए हो जाएगा। और तृतीय सॉरी गलत हो गया ये तो आपका तृतीय अनुपाती का हो गया। मध्य अनुपाती का मैंने बताया था अंडर रूट आपका एक्स वाई होता है। और अगर तृतीय अनुपाती अगर आपको पूछा जाता है कि तृतीय आपका अनुपाती आपका क्या हो जाएगा, तो जरा गौर करिएगा। तृतीय अनुपाती की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स। तो ये सवाल आपका जो है पूछा गया था। अगले सवाल पे चलते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला सवाल हमारा पूछा था कि कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से आपका संबंधित है। तो कालबेलिया दोस्तों आपका राजस्थान से। यहाँ से काफी सारा मैंने पॉइंट आपको थ्योरी के क्लास में कवर कराए हैं, तो फिलहाल यहाँ पर आप छोड़ दीजिएगा मुझे। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल कराएंगे तो फिर आपका हो जाएगा वही क्लास जो आपका रेगुलर चल रहा है। तो यहाँ पर केवल आपको क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, ज़्यादा यहाँ पर छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए आपका प्रश्न पूछा गया था मणिपुर से संबंधित। क्या क्या अच्छा पूछ सकता है मणिपुर से संबंधित। तो याद रखिएगा मणिपुर में अभी करेंटली भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा है। और याद रखिएगा मणिपुर में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जो टोटल आपका 11 बार आपका लग चुका है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपका मणिपुर से बन सकता है। अब क्वेश्चन जब तक आएगा नहीं तब तक तो फिर आपका पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को भी टाइप कर दिया है कि मणिपुर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आए हैं। अगला सवाल आपका देखिए नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है कि झिझिया ये कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये अपने बिहार से हो जाएगा, झिझिया की बात करेंगे। या फिर अगर यहाँ पर बात करेंगे लौंडा डांस, या फिर बात करेंगे अगर यहाँ पर आपका और भी आपका जैसे कि आपका बिहार से हमारा रिलेटेड आपका है झिझिया हो गया। और काफ़ी सारा आपका है जो कि आपका बिहार से आपका रिलेटेड है। जैसे आपका यहाँ पर एक गरबा हो गया, ये भी आपका बिहार से आपका रिलेटेड है। इसके अलावा अगर पूछा जाता है छठ पूजा स्पेशल कौन से राज्य से है, तो ये भी बिहार से रिलेटेड आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा झिझिया कहाँ का है, तो यह बिहार का हो जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर आप ये चीज़ें याद रखेंगे। अगला सवाल आपका देखिए नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि प्रतिदिन में किस प्रकार का आपका समास है। तो देखिए आपको प्रतिदिन में आपका यहाँ पर प्रति आपका अलग हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप दिन को अलग करेंगे तो ये आपका दिन यहाँ से आपका अलग हो जाएगा। तो प्रति एक प्रकार का अव्यय है जिसको आप उपसर्ग कहेंगे। और जहाँ पर उपसर्ग होगा वहाँ पर अव्यय भाव समास होगा। तो ये सवाल आपका यहाँ पर हो गया। अगला सवाल आपका देखिए नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है, जरा गौर करिए। अगला सवाल देखिए आपका नेक्स्ट आ चुका है। अगला सवाल देखिए आपका पूछा गया है कि बिहार में किस जिला का
जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? मुझे लगता है कि 2011 के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिवहर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है बिहार में, ये हो जाएगा दोस्तों आपका शिवहर। याद रखना है, ये शिवहर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि री का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये आपका री अगर बोलते हैं तो ये आपका हो जाएगा मूर्धा से। री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मूर्धा से। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, यानी उच्चारण स्थान से रिलेटेड, यानी व्याकरण को पूरी तरीका से लगता है कि आपका टच किया है। अगला देखिए, पुनर्जनन का संधि विच्छेद क्या होगा? ये क्वेश्चन आया था। पुनर्जनन जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा पुनः प्लस जन्म, जिसको हम लोग कहेंगे पुनर्जन्म। तो ये क्वेश्चन आपका आया था, यानी संधि विच्छेद को भी टच किया है। अगला पूछा था कि तिरंगा में मुख्यतः कौन सा समास है? अब समास तो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं कराया है मैंने, तो हालांकि कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लगा लीजिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको दे दिया है। अब इस तरह का कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपको कराना। आप जानते हैं बहुब्रीहि समास उसको कहते हैं जो अपना सामान्य अर्थ को छोड़ करके कोई विशेष अर्थ को धारण करता है, जिसे मैंने बताया है चंद्रशेखर, जिसके सर पे चंद्रमा हो अर्थात शंकर भगवान। जैसे लंबोदर बोलेंगे तो यानी लंबोदर का कोई अपना मीनिंग नहीं है, ये किसकी ओर इशारा करता है? तो आप कहेंगे लंबोदर का मतलब हो जाता है आपका यहाँ पर आपका गणेश भगवान, जिसका उदर लंबा हो। तो इसको आप क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। तो कहता है कि तिरंगा में मुख्यतः किस प्रकार का समास माना गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि तिरंगा का मतलब होता है 3 रंगों वाला। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है? कहता है कि जनतंत्र का जन्म इसके लेखक कौन है? मैंने बताया है ना कि लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह आपका दिनकर, जिन्होंने लोकतंत्र का जन्म लिखा है। और ये दोस्तों कहते हैं कि सिंहासन खाली करो, जनता की सवारी आ रही है। अगला दिया गया है कि बिरजू महाराज को क्यों अपनी दादी के सामने माफी मांगनी पड़ी थी? तो याद रखना, नाचने पर। और बिरजू महाराज दोस्तों किससे संबंधित है? तो आपको एकदम याद रखना है, आपके कथक से आपका संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आपके कथक से आपका संबंधित है। अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तत्सम तद्भव से संबंधित प्रश्न आया था, लेकिन इसका डाटा मुझे मिल नहीं पाया है, तो ये मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। अगला सवाल पूछा था कि खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो एकदम आप कहिएगा खिचड़ी ये देशज शब्द है, एकदम हमारा भारत के अंदर वाला शब्द है, आपका यहाँ पर हो जाएगा देशज शब्द। अगला देखिए, आपको सवाल क्या पूछा था कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि के बारे में। जैसे होता है ना कि जो है किसी वस्तु को 400 यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य के अगर बराबर हो, तो क्रय मूल्य इतना हो, विक्रय मूल्य इतना हो, तो लाभ या हानि क्या होगा? इससे रिलेटेड मैंने प्रश्न बताए थे आपको कि यहाँ पर आपका आपस में इंटरचेंज हो जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और संभवतः की बोलने के बाद आपको एकदम माइंड में आपको आ गया होगा। अब कहना है कि यहाँ पर आपका जो है रेकरिंग से क्वेश्चन आपका आया था, जैसे है ना, मैंने आपको रेकरिंग जो आपको रेगुलर में आपको कवर करा रहा हूँ, इसी यानी रेकरिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन आपका आया है। उसके बाद आपका जो है गद्यांश से आपका क्वेश्चन आया है, डेफिनेटली आएगा ही आएगा क्योंकि आपका सिलेबस मेंशन है आपका गद्यांश, तो इससे आपका क्वेश्चन आया है। एक सवाल है कि स्वाभिमान में किस प्रकार का उपसर्ग है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन मिला नहीं है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर आपका स्व होगा, इसमें आपका स्वाभिमान में जो आपका उपसर्ग होगा इसमें आपका स्व उपसर्ग होगा। तो ये सवाल आपका यहाँ पर हो गया। अगला देखिए, आपको सवाल यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ना 3 में ना 13 में, तो इसका मतलब होता है नगण्य। या तो ऑप्शन में ये भी रह सकता है कि आपका बहुत कम, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना था। तो यहाँ पर हो सकता है कि नगण्य रहा होगा या तो आपका जो है आपका बहुत कम रहा होगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपको याद है, लगता है प्लेटफॉर्म में मैंने इस क्वेश्चन को आपको कवर कराए हैं, जहाँ तक मुझे लगता है ना 3 में ना 13 में इस क्वेश्चन को मैंने कवर कराए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए सवाल कहता है कि अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये तो हो जाएगा अभी प्लस आपका से। ये सब इजी क्वेश्चन आपका रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपका रहा होगा काफी ज्यादा हार्ड भी रहा होगा, जो स्टूडेंट को आपको याद नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको टेंडेंसी बता दिया है। अगला देखिए, आपका सवाल है कि अनामिका के रचनाकार कौन है? तो ये आपका लेखक का क्वेश्चन है, तो लेखक का भरपूर क्वेश्चन आ रहा है, यानी आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा, यानी अनामिका के आपका रचनाकार। अगला सवाल देखिए, बस इतना ही क्वेश्चन आपका कलेक्ट हो पाया है। और अभी देखिए, जैसे कोई अगर लेटेस्ट एडिशन आपका बुक अगर आपका लॉन्च किया जाता है, तो मुझे लगता है कि इसमें जितना भी ओरिजिनल क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये बुक में दोस्तों आपका छपेगा। अगर कोई आपका लेटेस्ट एडिशन अगर बुक आपका लॉन्च होता है तो निश्चित तौर पर ये आपका छपेगा आपके जो है आपके बुक्स में, तो वहां पर आपको कवर कराना ज़्यादा ईजी रहेगा। बाकी फिलहाल देख लेते हैं, कोई अगर बुक्स आता है तो आपको कवर कराया जाएगा। तो मिलते हैं साथियों अगले क्लास में। अगर आप इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और अगर आप कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मॉर्निंग में आप सभी लोग 11 बजे अपने अपने समय पर क्लास को अटेंड करेंगे। और जो आपका शाम में 7:10 में आपका जो क्लास टाइमिंग आपका हो गया है, इसमें भी आप सभी लोग 7 PM में जुड़ने का प्रयास करेंगे और पूरी डेडिकेशन के साथ सही गाइडेंस में सही आप जो है
चीज़ों को आप बेहतर तरीका से आप कवर कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का डाउट क्वेश्चन से हो तो कमेंट सेशन में अपना फीडबैक देंगे। बैच के लिए या पीडीएफ के लिए आप सभी लोग इस नंबर पे इंक्वायरी लेते रहेंगे या इंक्वायरी लेकर के आप बैच में एनरोल कर जाएंगे। वहाँ पर रेगुलर आपका अपडेटेड पीडीएफ सेट प्रैक्टिस सेट A to Z आपको कवर कराए जा रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग A to Z आपको चीज़ें कवर कराए जा रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट की सुविधाएं बैच में आपको उपलब्ध कराई गई है। 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे। मिलेंगे साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी तरह का अगर डाउट क्रिएट हुआ हो तो आप कमेंट सेशन में अपना फीडबैक अवश्य रखेंगे।